हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो के साथ स्टडी टैग पर जो है BSKG 178 इकाई 18। अगर आप लोगों को इस वीडियो की PDF फ्री में चाहिए तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है इकाई 18, व्यवहार पदों का सामान्य परिचय। सबसे पहला है उद्देश्य। इस इकाई का मुख्य उद्देश्य व्यवहार संबंधी पदों का विस्तार पूर्वक परिचय कराना है। इसमें मुख्य रूप से धन से जुड़े विवाद, ऋण और निक्षेप जैसे व्यवहारों की व्याख्या की जाएगी। साथ ही श्रमिक संबंधी विवाद, सामाजिक संगठनों के कानून और क्रय विक्रय संबंधी कानून की भी जानकारी दी जाएगी, ताकि व्यवहारिक जीवन में आने वाले विवादों को समझा जा सके और उनका समाधान मिल सके। नेक्स्ट है प्रस्तावना। इसे इंट्रोडक्शन भी कहते हैं। व्यवहार पदों का अर्थ होता है वह सभी सामाजिक, आर्थिक और कानूनी क्रियाएं जो दैनिक जीवन में व्यापार, ऋण जमा, पैसे, श्रमिकों के अधिकारों और सामाजिक संस्थाओं के संचालन से संबंधित होते हैं। व्यवहार पदों के अंतर्गत धन संबंधी विवाद सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि धन का लेन देन हर व्यक्ति और संस्था के जीवन का अभिन्न हिस्सा होता है। इसलिए व्यवहार पदों को समझना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है, ताकि वे किसी भी विवाद में सही कदम उठा सकें। नेक्स्ट है ऋणदान। ऋणदान क्या है? ऋणदान का मतलब है एक व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे को पैसे, वस्तु या सेवा उधार देना, ताकि वह बाद में उसे वापस कर सके। यह व्यवहार किसी भी समाज में बहुत आम है, जैसे घर में जब माँ बाप बच्चों को पैसे देते हैं या बैंक से कोई लोन लेता है। ठीक है। ऋण के प्रकार कैसे होते हैं? ऋण का मतलब हम सबको पता है कि लोन लेना, है ना। तो ऋण के प्रकार कैसे हैं? पहला है साधारण ऋण। जब कोई व्यक्ति अपने मित्र या परिवार को थोड़े समय के लिए पैसा उधार देता है। उदाहरण, राम ने श्याम को 10,000 रुपये उधार दिए, तो ये क्या हुआ? ये हुआ साधारण ऋण। अगला है व्यावसायिक ऋण। व्यापार बढ़ाने के लिए उधार लिया गया पैसा, जैसे कोई दुकानदार स्टॉक खरीदने के लिए बैंक से लोन लेता है। ठीक है, ये व्यावसायिक ऋण कहलाता है। किसी को दुकान खोलनी है। नेक्स्ट है बैंक ऋण। बैंक से बड़ी रकम उधार लेना, जैसे घर खरीदने के लिए होम लोन। ठीक है। नेक्स्ट है ऋण के नियम और शर्तें। लिखित समझौता पहला है। ऋण लेते समय हमेशा लिखित समझौता करें, जिसमें यह लिखा हो कि कितना पैसा उधार दिया गया है, कितने समय में वापस करना है और ब्याज कितना होगा, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। ब्याज दर। ऋण पर ब्याज लगता है जो बैंक या व्यक्ति के बीच तय होता है। उदाहरण, अगर ब्याज 10% है तो 10,000 रुपये पर एक साल में 1,000 रुपये ब्याज देना होगा। ठीक है। अगला है गिरवी। कभी कभी उधार देने वाला चाहता है कि उधार लेने वाला कोई संपत्ति गिरवी रखे, ताकि अगर पैसा ना लौटाया जाए तो वह उसे बेच सके और अपना जो ऋण है उसकी भरपाई कर सके। अगला है ऋणदान से होने वाले विवाद। वापसी में देरी। जब उधार लेने वाला तय समय पर पैसे वापस नहीं करता, ऐसे में क्या होता है? ऐसे में विवाद होता है। अगला है ब्याज विवाद। ब्याज की दर या अवधि पर मतभेद, कि हाँ, डिसाइड तो किसी और दर पे हुआ था और अब अलग कहते हैं ब्याज लिया जा रहा है। नेक्स्ट है लिखित दस्तावेज ना होना। जब कोई लिखित समझौता नहीं होता तो झगड़ा बढ़ जाता है, इसलिए हमेशा लिखित दस्तावेज होने चाहिए इन सब मामलों में। अगला है विवाद का समाधान। मध्यस्थता। मध्यस्थता क्या है? कि दोनों पक्ष किसी तीसरे निष्पक्ष व्यक्ति की मदद से समाधान निकालते हैं। अगला है कानूनी कार्रवाई। कोर्ट में मामला डालकर न्याय मांगना, जो काफ़ी लंबा समय चलता है। अगला है ऋण पत्र। ऋण का लिखित प्रमाण होता है जिसे कोर्ट मानता है। ठीक है, अगर लिखित में है कोई चीज़ तो फिर से कोर्ट में आप पेश कर सकते हैं। अगला है व्यवहारिक उदाहरण। राम ने श्याम से 50,000 रुपये एक साल के लिए 12% ब्याज पर उधार लिए। राम ने ऋण पत्र बनाया जिसमें तारीख, राशि, ब्याज और भुगतान की तारीख लिखी थी, लेकिन श्याम ने एक साल बाद सिर्फ 45,000 रुपये लौटाए और बाकी नहीं दिए। राम ने मध्यस्थता के लिए आवेदन किया और बाद में कोर्ट भी गया। ठीक है। अगला है निक्षेप। निक्षेप मतलब डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या है? निक्षेप का मतलब होता है किसी को अपना पैसा या कोई वस्तु सुरक्षित रखने के लिए देना, ताकि वह उसे सुरक्षित रखे और बाद में वापस करे। यह व्यवहार बैंक, लॉकर या किसी व्यक्ति के बीच हो सकता है। बैंकों में लॉकर होते हैं जैसे, वैसा ही कुछ है ये। निक्षेप के प्रकार। बैंक निक्षेप पहला है। जब हम बैंक में अपना पैसा जमा करते हैं, जैसे बचत खाता, फिक्स डिपॉजिट, इसे बैंक निक्षेप कहलाता है। अगला है वस्तु निक्षेप। किसी को कोई सामान सुरक्षित रखने के लिए देना, जैसे गहने या दस्तावेज, तो उसे वस्तु निक्षेप कहते हैं। सामाजिक निक्षेप क्या है? जैसे मंदिर, सभा या समाज के लिए कोई वस्तु या धन सुरक्षित रखना, ये सामाजिक निक्षेप में कहलाता है। आप इसे और लंबा भी बना सकते हो चाहो तो। अगला है निक्षेप के नियम और शर्तें। सुरक्षा की जिम्मेदारी पहला है। जो निक्षेप लेता है उसे वस्तु या पैसा सुरक्षित रखना जरूरी होता है।
दूसरा है वापसी की शर्तें, निक्षेप देने वाला कभी भी अपना पैसा या वस्तु वापस मांग सकता है। तीसरा है अपराध या नुकसान की जिम्मेदारी, अगर निक्षेप में रखा सामान खराब हो जाए या चोरी हो जाए तो नुकसान कौन उठाएगा, ये तय होना चाहिए सामान रखने से पहले। अगला है निक्षेप से जुड़े विवाद, सामान वापस ना करना। पहला है निक्षेप लेने वाला सामान लौटाने में देरी या इनकार करता है तो इससे विवाद उठता है। अगला है सामान की हानि या क्षति, अगर निक्षेप में रखा सामान खराब हो जाए तो विवाद होता है कि जिम्मेदार कौन है। अगला है नेक्स्ट है गलतफहमी, निक्षेप की शर्तों को लेकर मतभेद रहता है। इसके अगर एक पॉइंट और जोड़ सकते हो कि आप लिखित दस्तावेज ना होना, ठीक है ना। अगला है विवादों का समाधान, मध्यस्थता पहला तो कि विवादों को दोनों पक्ष मिलकर समाधान निकालते हैं। दूसरा है कानूनी कार्रवाई, कोर्ट में मामला दर्ज कराना। तीसरा है लिखित दस्तावेज, निक्षेप के लिए लिखित समझौता होना चाहिए, ठीक है, ये एक समाधान होना चाहिए शुरू करने से पहले। नेक्स्ट है व्यवहारिक उदाहरण कैसा है, जैसे गीता ने अपने गहने राम को सुरक्षित रखने को दिए, कुछ महीने बाद गहने खराब हो गए, गीता और राम के बीच यह विवाद हो गया कि नुकसान किसका है, दोनों ने बातचीत से समाधान निकाला, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, मध्यस्थता वाला समाधान हो गया। नेक्स्ट है अस्वामी विक्रय, जिस वस्तु का कोई मालिक ना हो उसकी बिक्री, ठीक है। इस पॉइंट का मतलब यह है कि अस्वामी विक्रय दो शब्दों से मिलकर बना है। अस्वामी यानी जिसका कोई मालिक नहीं है और विक्रय यानी बिक्री। इसका मतलब हुआ ऐसी चीज़ की बिक्री जिसका कोई स्वामी मालिक नहीं है। प्राचीन भारत में ये कैसे होता था, प्राचीन भारत में जब कोई वस्तु ज़मीन, पशु या अन्य संपत्ति ऐसी मिलती थी जिसे कोई अपना नहीं बताता था, ना ही उस पर किसी व्यक्ति का दावा होता था, तो उसे अस्वामी वस्तु माना जाता था। ऐसे मामले में राजा या राज्य उस वस्तु को अपने अधीन कर लेता था और उसकी उचित प्रक्रिया के बाद उसे बेच दिया जाता था। उदाहरण, रास्ते में एक बेशकीमती वस्तु मिली लेकिन कोई उसका मालिक नहीं है निकला, ठीक है, तो ऐसी क्या हो जाएगी, ये वाली वस्तु हो जाएगी जिसके बारे में हमने पढ़ा। जंगल या वीरान इलाके में कोई ज़मीन मिली जिस पर किसी ने वर्षों से खेती नहीं की, ठीक है, तो ये भी उसी के अंदर आती है। कोई पशु जैसे गाय या घोड़ा भटका हुआ मिला और कोई उसे लेने नहीं आया काफ़ी लंबे टाइम तक, तो ये भी राजा की या राज्य की संपत्ति हो जाती है। न्यायिक प्रक्रिया, राजा या राज्य सबसे पहले उस वस्तु के स्वामी की खोज करता था, ठीक है। गांव के बुजुर्गों या पंचायत से पूछताछ होती है इसके बारे में, कुछ दिन तक सार्वजनिक रूप से घोषणा की जाती है। अगर कोई दावेदार नहीं मिलता तो वस्तु को राज्य संपत्ति मान लिया जाता था। फिर वह वस्तु सरकारी अधिकारी द्वारा नीलाम कर दी जाती और जो धन मिलता वह खजाने में जोड़ा जाता। नेक्स्ट है क्यों ज़रूरत है ये कानून, ताकि कोई व्यक्ति झूठा दावा करके लावारिस वस्तु पर कब्जा ना कर ले। दूसरा है समाज में संपत्ति को उचित ढंग से उपयोग में लाया जा सके क्योंकि वो चीज़ें बेकार ही पड़ी हुई हैं। तीसरा है विवाद से बचा जा सके, ठीक है, विवाद से मतलब कि अगर किसी ने उस पर संपत्ति अगर अपना हक जता लिया झूठा ही सही तो उस पर विवाद हो सकता है। नेक्स्ट है संभव्य समुत्थान, यानी कि साझे पूंजी से व्यापार का कार्य आरंभ करना। इसका मतलब क्या होता है कि इसका अर्थ है एक साथ मिलकर कोई कार्य शुरू करना। इसमें दो या अधिक व्यक्ति अपनी पूंजी, संसाधन, श्रम या कौशल मिलाकर व्यापार या उत्पादन का काम शुरू करते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। इसकी विशेषता क्या है, सभी सदस्य साझेदार पार्टनर कहलाते हैं, लाभ और हानि सब मिलकर उठाते हैं, निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, सबकी हाँ होनी चाहिए उसमें, सभी के अधिकार और जिम्मेदारी पहले से तय होती है। उदाहरण, 4 कारीगर मिलकर एक बर्तन बनाने की इकाई शुरू करते हैं। ये एक इकाई कच्चा माल देता है, दूसरा मजदूरी करता है, तीसरा विपणना करता है और चौथा लेखा जोखा संभालता है, ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है। विवाद कब होता है, अगर कोई व्यक्ति मेहनत ना करे लेकिन लाभ चाहे, एक साझेदार पैसा लेकर भाग जाए, कोई अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे, या फिर कोई अपना पार्टनर बने हुए पार्टनरों में से कोई एक आदमी हट जाए कि हाँ मुझसे ये नहीं हो सकता, तब ऐसे में विवाद होता है। न्यायिक समाधान क्या है, साझेदारों के बीच विवाद होने पर पहले संगठन या गिल्ड श्रेणी के पास मामला जाता था। दस्तावेज, गवाह और व्यवहार के आधार पर न्याय होता है, ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर राजा की अदालत हस्तक्षेप करती थी, ये सब चीज़ें होता था। क्यों आवश्यक था ये कानून, व्यापार में पारदर्शिता बनी रहती थी, ठीक है, साझेदारों को विश्वास मिलता था कि उनका हक सुरक्षित है, व्यापार धोखाधड़ी पर रोक लगाती थी। जब हम 4 लोग करते हैं तो इसमें धोखाधड़ी नहीं होती थी। नेक्स्ट है दत्तानपाक्रम, इसका मतलब है ऋण उधार से जुड़ा विवाद। दत्त का अर्थ है जो दिया गया है और अनपाक्रम का अर्थ है जो पूरा ना हुआ हो। इसका सीधा अर्थ है ऋण उधार दिया गया लेकिन उससे समय पर या ठीक से लौटाया नहीं गया। कैसे होता था ये विवाद,
कोई व्यक्ति व्यापार के लिए किसी से उधार लेता और समय पर चुकाया नहीं करता, ठीक है, तो ये विवाद होता था। कुछ साहूकार या महाजन बहुत अधिक ब्याज लगाते थे। कोई बिना दस्तावेज के ऋण लेकर मुकर जाता था। प्राचीन नियम क्या थे? उधार देने और लेने के समय लिखित अनुबंध जरूरी था। गवाह होना आवश्यक था। अगर ऋण ना लौटाया जाए तो संपत्ति जब्त की जा सकती थी। ये सारे नियम होने थे प्राचीन समय में। अदालत में प्रक्रिया कैसी होती थी? गवाह, दस्तावेज और व्यवहार को देखा जाता था। अगर उधार देने वाला गलत पाया गया, जैसे ज़रूरत से ज़्यादा ब्याज लेना, तो उसे दंड मिलता था। यदि उधार लेने वाला दोषी पाया जाए तो उसकी अचल संपत्ति से वसूल की जाती थी। जो भी उसकी संपत्ति होती थी उससे वसूला जाता था, जो बाकी के ऋण बचे हुए। महत्व क्या है इसका? समाज में आर्थिक अनुशासन बना रहता था। साहूकार की मनमानी पर रोक लगती थी। तीसरा है, सामान्य नागरिकों को न्याय मिलता था। ठीक है, कभी कभी क्या होता था, साहूकार अधिक जो ऋण होता था उससे ज़्यादा ब्याज ले लेते थे। नेक्स्ट है श्रमिक संबंधी विवाद। जब कोई मजदूर या कामगार किसी मालिक के अधीन काम करता है और उस कार्य को लेकर वेतन, काम के घंटे, शोषण या अनुचित व्यवहार जैसे मुद्दों पर विवाद उत्पन्न होता है, तो इसे श्रमिक संबंधी विवाद कहा जाता है। कि घंटे के हिसाब से जितना भी घंटे काम करना है उससे ज़्यादा वो काम ले रहा है अगर व्यक्ति से, तो इसे श्रमिक संबंधी विवाद कहा जाता है। उदाहरण, मजदूर को तय वेतन ना मिलना, बिना छुट्टी के ज़बरदस्ती काम करवाना, मालिक द्वारा दुर्व्यवहार या जातीय भेदभाव, जितना समय दिया गया है काम करने का उससे अधिक काम करवाया जा रहा है और पैसे उतने ही दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण हो गए। समाधान कैसे होता है? पहले ये विवाद उस कार्यस्थल की पंचायत में उठाया जाता था। यदि समाधान ना निकले तो राजा की अदालत में प्रस्तुत किया जाता था। वहाँ काम की अवधि, व्यवहार और वेतन की जांच होती थी। ठीक है, राजा की भूमिका क्या होती थी इसमें? राजा का यह कर्तव्य माना जाता था कि वह अपने राज्य के मजदूर को शोषण से बचाए। यदि मालिक दोषी पाया जाए तो दंड मिलता था। ठीक है, और मजदूरों की रक्षा की जाती थी। महत्व क्या है इस कानून का? मजदूरों की अधिक सुरक्षित रहती थी, अधिकार सुरक्षित रहता था, श्रमिक वर्ग में विश्वास बना रहता था, काम का वातावरण शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण रहता था। नेक्स्ट क्या है? अभ्युपेत्याय शुश्रूषा, स्वेच्छा से सेवा अनुबंध। ये संस्कृत वर्ड है, थोड़ा सा मुझसे गलती हो रही है तो प्लीज़ मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। तो क्या लिखा है इसमें कि जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से किसी विशेष व्यक्ति या संस्था के लिए सेवा करने का निर्णय लेता है और दोनों के बीच एक सहमति या अनुबंध होता है, उसे अभ्युपेत्याय शुश्रूषा कहा जाता है। विशेषता क्या है? यह सेवा बलपूर्वक नहीं होती थी। काम की अवधि, वेतन, काम का प्रकार पहले से तय होता था। सेवक और स्वामी दोनों के अधिकार सुरक्षित रहते थे इसमें। विवाद कब होता था? जब मालिक अनुबंध के बाहर का काम कराए। अनुबंध के बाहर का काम कैसे? अनुबंध का मतलब क्या होता है कि जुड़ा हुआ, जो काम जुड़ा हुआ है, जो काम पे सहमति हुई है, उसके बाहर का काम कराए पहले। ठीक है, सेवक अनुबंध से पहले सेवा छोड़ दें, वेतन ना दिया जाए या देर से दिया जाए। न्याय प्रक्रिया क्या थी कि न्याय में सेवा अनुबंध की शर्तें की समीक्षा होती थी। जो शर्तें रखी गई हैं उसमें उसकी समीक्षा होती थी। समीक्षा का मतलब वो जो थी कानून थे, जो बोला गया था, उसको दस्तावेज जो थे उनको दोबारा से पढ़ा जाता था। इसको कैसे? समीक्षा। गलती करने वाले को चेतावनी या दंड मिलता था। ठीक है, महत्व क्या था इस कानून का? सेवक और स्वामी के बीच भरोसा बनता था, श्रम शोषण से सुरक्षा मिलती थी, न्यायपूर्ण सेवा संबंध स्थापित होता था। नेक्स्ट है सामाजिक संगठन का कानून, जिसे श्रेणियों या संघों के नियम कहते हैं। प्राचीन भारत में व्यापारी, शिल्पकार, दस्तकार, पुजारी आदि अपने अपने समूह बनाते थे, जिन्हें श्रेणियां या संघ कहा जाता था। ये संगठन अपने सदस्यों के लिए कानून बनाते और उनके पालन को सुनिश्चित करते थे। कार्य क्या था इसका? सदस्य बनाना, नियम तय करना, अनुशासन बनाए रखना और व्यवसाय स्तर को बनाए रखना। न्याय भूमिका क्या थी इसके अंदर? संगठन अपने आंतरिक विवाद खुद सुलझाते थे। बाहरी झगड़े या गंभीर मुद्दों पर राजा हस्तक्षेप करता था। महत्व क्या था इसका? कि संगठन से सामाजिक संरचना मजबूत होती थी, व्यापार में गुणवत्ता और नैतिकता बनी रहती थी, लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती थी। नेक्स्ट है क्रय विक्रय कानून, खरीद और बिक्री के नियम। जब कोई वस्तु खरीदी या बेची जाती तब उस लेन देन को नियम के अनुसार करना जरूरी होता। प्राचीन भारत में खरीद की बिक्री के लिए कड़े नियम बनाए गए थे। प्रमुख नियम कौन से थे? वस्तु की गुणवत्ता, माप तोल और मूल्य की जानकारी देना जरूरी था। गलत जानकारी या मिलावट पर जुर्माना लगता था। क्रेता और विक्रेता, बेचने वाला और खरीदने वाला, दोनों के अधिकार संरक्षित थे। सरकारी निगरानी, राजा के अधिकारी जैसे प्रतिनिधि, प्रतिष्ठा बाजार में निगरानी करते थे। वो कहते हैं गश्त लगाते थे, कीमतें तय करते और अनुचित व्यापार रोकते थे। जो
गलत तरीके से व्यापार कर रहा है। न्यायिक समाधान क्या था इसका, अगर कोई कर रहा है तो? अगर धोखा हुआ हो तो पीड़ित व्यक्ति शिकायत कर सकता था। दोषी व्यापारी को जुर्माना और व्यापार से निष्कासन भी संभव था। मतलब कि जो व्यापार कर रहा है उसे वहाँ से हटा दिया जाता था। और लास्ट सारांश, प्राचीन भारत की न्याय व्यवस्था सिर्फ अपराध और दंड तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह सामाजिक, आर्थिक और व्यावसायिक न्याय के लिए भी उतनी ही सजग थी। अस्वाभाविक क्रय से लेकर क्रय विक्रय कानून तक हर क्षेत्र में व्यवस्थित, संगठित और न्यायिक सोच दिखाई देती है। इन सब कानून ने समाज को अनुशासित, भरोसेमंद और संगठित बनाया। राजा न केवल शासक था बल्कि समाज का संरक्षक और न्याय का वाहक भी था। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ फ्री में चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां से पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने उन दोस्तों को जिन्हें इसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।